दोस्तों नोकिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा और आज के समय में ये भी पता है कि नोकिया मोबाइल फोन में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन नोकिया की कहानी ना काफी ज्यादा अलग है। मतलब एक जमाने में नोकिया की पेपर मिल थी, उसके बाद नोकिया 90s के जमाने में मोबाइल फोन के स्पेस में काफी अच्छे तरीके से कूद गया और ये वही जमाना था जब वो ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 प्लेयर बन गया था, क्योंकि सेकंड नंबर पे उसने मोटोरोला को छोड़ दिया था पीछे, क्योंकि वो जीएसएम एरा था। और जब यहाँ पे आपका 2000s का जमाना है तब वहाँ पे नोकिया ने बहुत कुछ करके दिखाया, यानी कि कई सारी चीजें करके दिखाई जो आज भी काफी ज्यादा माइलस्टोन के हिसाब से लगती है। क्योंकि उस जमाने में सिंपल फोन आते थे लेकिन वो अलग अलग डिजाइन के फोन लाया। एक नोकिया ने अपना गेमिंग फोन भी उस जमाने में निकाल दिया था। यहाँ तक कि नोकिया अलग डिजाइन अलग आर्किटेक्चर के फोन्स निकाला करती थी जो देख के काफी ज्यादा यूनिक लगते थे। और नोकिया के फोन्स की स्पेशलिटी इधर ये थी कि वो रफ एंड टफ थे, ड्यूरेबल थे, लंबे समय तक चलते थे। आज भी कई सारे पुराने नोकिया के फोन्स अगर आप उन्हें चालू करके देखोगे तो काम करने लगे यहाँ पे। और उनके फोन्स के अंदर क्या था, अगर गिरेगा तो बैटरी अलग होगी तो बैटरी दोबारा से जोड़ के बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते थे। यार ये नोकिया उस जमाने में जो फीचर फोन था काफी ज्यादा कमाल कर रही थी और अपना जो सिम्बियन लेवल का ओएस था वो नेक्स्ट लेवल बना रही थी। लेकिन फिर 2007 में एप्पल का आईफोन आता है और उसके बाद एंड्रॉइड आ जाता है अगले साल। और उसके बाद नोकिया वाले ना अच्छे तरीके से कोप अप नहीं कर पाते। पहली बात तो एंड्रॉइड का सहारा नहीं लेते, अपने सिम्बियन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोकस करते जो उतना ज्यादा एफिशिएंट था नहीं टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए, और एप्लीकेशन का सपोर्ट भी लिमिटेड था। फिर वो बाहर जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ हेल्प मांगने के लिए और विंडोज फोन के साथ वो अपने मोबाइल फोन्स को लॉन्च करते हैं। नोकिया की फेमस लूमिया सीरीज आती है और उस जमाने में नोकिया अपने फोन के अंदर जाइस के लेंसेज दिया करता था, OIS इनेबल कैमरास प्रोवाइड कर दिए थे, यानी कि हार्डवेयर में तो नोकिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। लेकिन आफ्टर 2012 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन नोकिया लेती है। वो ये लेती है कि नोकिया अपना जो पूरा का पूरा जो मोबाइल बिजनेस होता है ये माइक्रोसॉफ्ट को बेच देगी और खुद वो मोबाइल फोन से एग्जिट ले लेगी। यस, यानी कि एक पेपर मिल कंपनी जो यहाँ पे मोबाइल फोन पे पिवट लिया, उसके बाद अपने नेक्स्ट बिग पिवट के ऊपर काम कर रही थी। और फिर क्या हुआ, मोबाइल फोन डिवीजन या माइक्रोसॉफ्ट के पास, जिसे उन्होंने रीब्रांड करके माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल निकाला। लेकिन फिर काफी जल्दी माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज फोन वाला जो पूरा डिवीजन होता है उसे टोटली यहाँ पे खत्म कर दिया और एक तरह से अपनी हारी मान ली। और उसके बाद अगर हम आज के समय बात करें तो HMD ग्लोबल के पास नोकिया का ब्रांड नेम है, लाइसेंस है, जिसके अंदर HMD ग्लोबल फोन उतारता है। लेकिन स्मार्टफोन के अंदर HMD सिर्फ अपने नाम से ही मोबाइल फोन्स को उतारता है। जो नोकिया ब्रांड होता है उसके नाम से सिर्फ आपको फीचर फोन ही देखने को मिलते हैं। वो भी कब तक देखने को मिलेंगे पता नहीं, लेकिन स्मार्टफोन स्पेस में नोकिया भी अपनी एंट्री नहीं ले सकता। इसके साथ ही बात करें तो जो एक्चुअली जो नोकिया थी जिसने अपना मोबाइल डिवीजन बेच दिया, फिर उसने यहाँ पर क्या किया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहली चीज, नोकिया कंपनी ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। आज के समय में बात करें नोकिया के पास 26,000 से ज्यादा पेटेंट्स है और कई सारे ऐसे क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट पेटेंट्स है 5G से, जिससे अगर एक मोबाइल फोन के अंदर 5G यूज कर रहे हो तो बैक एंड में हो सकता है कि आप नोकिया की ही टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, नोकिया ने यहाँ पे टोटली पिवट लिया था एक टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनी में, जहां पे उसने एल्काटेल जैसी कंपनी को एक्वायर किया था और यहाँ पे उसने ये फोकस किया कि कैसे हम वो टेक्नोलॉजी क्रिएट करें जो हम टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में भी रहे और हम अपना काम भी करते रहे, लेकिन यहाँ पे हम दुनिया भर के लिए टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहे। यानी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम B2C रह के सिर्फ एक कस्टमर के लिए हार्डवेयर पे काम करेंगे, हम लोग इस तरीके से काम करेंगे कि हम हार्डवेयर बिजनेस से ऊपर उठ के सभी के लिए काम करें। और यही एक रीजन है कि आज के समय में नोकिया काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। अभी कुछ साल पहले नोकिया ने अपने आप को पूरा रीब्रांड किया था, अपना नेमिंग स्कीम को भी चेंज किया था और उसे देख के लगता है कि नोकिया आने वाले फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और आने वाला फ्यूचर जो है वो होने वाला AI का, क्योंकि आज के समय में बात किया तो नोकिया अब ये फोकस नहीं करता कि आज के समय में क्या चीज टेक्नोलॉजी चल रही है। वो ये फोकस करता है 10 साल 15 साल 20 साल बाद लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे होंगे और वहां जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी वो टेक्नोलॉजी में आज यहाँ पे कैसे डेवलप करना शुरू करो, क्योंकि तब के मार्केट के हिसाब से रेडी रहे। यही चीज उसने अर्ली 2010s में करी थी, जिस हिसाब से 2020 के बाद से जब 5G की एंट्री हुई ग्लोबल मार्केट्स में, तब 5G का जो सबसे बड़ा बेनिफिट फैक्टर है वो यहाँ पे नोकिया को मिला था। इवन क्या आप लोगों को मालूम है कि कई सारी कंपनीज चाइनीज फोन्स भी यहाँ पे नोकिया की टेक्नोलॉजी बैकएंड में यूज करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ओप्पो और OnePlus का। एक जमाने में ओप्पो के कई सारे फोन्स के ऊपर बैन लग गया था यूरोप के अंदर, वो भी सिर्फ इसलिए लगा था क्योंकि ओप्पो के मोबाइल फोन नोकिया की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे और नोकिया को जो रॉयल्टी फीस होती है जो नोकिया की टेक्नोलॉजी यूज करने की होती है वो नहीं दे रहे थे, जिस वजह से नोकिया कोर्ट में गया और यहाँ पे बैन लग गया। हालांकि बाद में चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट वगैरह हो गई थी, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कितना बड़ा इंपैक्ट होता है नोकिया का टेलीकम्युनिकेशन में। यानी कि सीधी बात है कि आपके मोबाइल फोन टावर से कैसे कनेक्ट करेगा, इसकी टेक्नोलॉजी नोकिया के पास है और टावर के अंदर जो चीजें डलने वाली, जो इक्विपमेंट डलने वाले, वो भी नोकिया के पास। ये इस चीज को काफी ज्यादा अलग बनाता है। इवन एक खास बात नोटिस करी मैंने, इंडिया में भी ज्यादातर जो 5G इक्विपमेंट यूज हुए वो 2 कंपनीज के यूज हुए हैं, जिसके अंदर एक एरिक्सन है और एक नोकिया। हाँ, जियो ने भी अपने थोड़े बहुत कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह बनाए, लेकिन मोस्टली जो
5G इक्विपमेंट अभी यूज हो रहे हैं वो एरिक्सन और नोकिया कंपनीज के हो रहे हैं। और नोकिया एरिक्सन एक ऐसी कंपनी जो यूरोपियन है और यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलता है कि वो ग्लोबल मार्केट के अंदर और टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। इसके अलावा जो उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है वो एग्जैक्टली वो Huawei और ZTE है। लेकिन हाँ, चाइनीज लिंक के कारण कई सारे इन कंट्रीज, इवन यूएस हो गया, यूके हो गया, कई यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इवन इंडिया में भी बात करें तो Huawei और ZTE के टोटल बैन लगा है। यानी कि मैं सिर्फ मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में भी कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर इंडिया में Huawei और ZTE के पार्ट्स को यूज नहीं कर सकता है। उसका बेसिक रीजन बताया गया नेशनल सिक्योरिटी का। कई हमारे यूजर्स के डेटा सीक्रेट तरीके से चाइना में तो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, इसके ऊपर भी शक बताया गया था। और इस वजह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करने के लिए आज के समय में इंडिया नोकिया एरिक्सन पे भी डिपेंड करता है और इवन खुद के लिए भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं 6G के अंदर, ताकि इंडिया भी 6G वाली रेस में काफी अच्छे तरीके से आगे रहे। लेकिन हाँ, ऑलरेडी अगर हम लोग 6G टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो 6G के बारे में तो बात अभी होना शुरू होगी। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ईयर 2023 में 6G का डेमो नोकिया जैसी कंपनी ने इंडिया में दे दिया था। इंडिया में हर साल एक इंडिया मोबाइल कांग्रेस होता है, उसके अंदर दुनिया भर की टेलीकॉम कंपनीज आती हैं और इंडिया की भी होती है। और नोकिया ने उस जमाने में इंडिया के अंदर अपना 6G का डेमो दिखा दिया था। इवन हर साल वो 6G रिलेटेड कुछ ना कुछ डेमोज यहाँ पे इंडिया के अंदर शोकेस करते हैं। और ये जो कन्वेंशन होता है ना, इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये हर साल होता है। कोई भी आदमी सिर्फ रजिस्टर करके उस टेक्नोलॉजी को देखने, एक्सपीरियंस करने जा सकता है। ये लिटरली कैसी चीज है, अगर आप भी खुद अगर देखना चाहो ना इस साल, तो भी आप जा सकते हो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, क्योंकि नोकिया या बाकी कंपनीज भी 6G का कुछ ना कुछ डेमो यहाँ पे लगाती है ना। कितनी कमाल की बात। लेकिन खैर, इसके बारे में भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। लेकिन मैं आपको अगर वापस नोकिया पे आऊं तो एक बात बता सकता हूं, नोकिया आज के समय में AI रिलेटेड या AI पावर्ड नेटवर्क पे काम कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम AI का यूज नेटवर्क में करेंगे। एक्चुअली में नोकिया की फिलॉसफी अब ये है कि यहाँ पे हम वो टेक्नोलॉजीज पे काम करें जो फ्यूचर में जाएंगी, जैसे उसने 5G के साथ किया, 6G के साथ किया। लेकिन बियॉन्ड 6G क्या हो सकता है? देखो, आज के समय में ग्लोबल लेवल पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस है, जहां पे आपको पता है कि मेमोरी क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि सारी मेमोरी यहाँ पे जा रही है AI डेटा सेंटर्स में, और ये वो डेटा सेंटर अभी बनेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, ये जो कंपनी, जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनी जैसे काम करती है ना, ये उन डेटा सेंटर्स पे आज के समय में इन्वेस्ट कर रही है जिसकी डिमांड आज के समय में नहीं है। 5 साल बाद क्या यूज केस बनेगा, AI किस लेवल पे काम करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज केस किस तरीके से इंटीग्रेशन हमारी डेली लाइफ में होगा, 5 साल बाद जो चीजें होंगी ना, उसके लिए आज से ही इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो रही है। और यही इसके कारण आपको एक मेमोरी क्राइसिस मिल रहा है। और हाँ, अगर हम मोबाइल फोन की डेवलपमेंट को कितना भी बात कर लें, तो अक्सर हम लोग ऑन डिवाइस AI के बारे में काफी ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि डेटा प्राइवेट और सिक्योर होना चाहिए। लेकिन हाँ, डेटा प्राइवेसी रखना बहुत अच्छी चीज है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल में चलाना भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल में इनेबल करने जाएंगे तो ढेर सारी मेमोरी लगेगा, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेसर लगेंगे, जिस कारण से मेजॉरिटी मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ही नहीं कर पाएगा। और इसका सॉल्यूशन क्या रहता है? सीधे आप क्लाउड के अंदर जाइए, क्लाउड के अंदर आप चीजें रेंट कीजिए और उसके सर्वर पे आप हाई एंड जो AI वाले टास्क होते हैं वो यहाँ पे रन कर ले। यही एक चीज है, और इसी के लिए नोकिया एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेटवर्क क्रिएट करे जिसके अंदर ये AI वाले जो टास्क होते हैं इजीली यहाँ पे क्रिएट किए जा सके और कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनको यूज कर सके। इवन एनवीडिया की चिप्स के साथ वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन यहाँ पे क्रिएट कर ले, यानी कि मोबाइल फोन में आपने कुछ भी करा और AI की जो रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी सर्वर पे और जल्दी से जल्दी आपके मोबाइल फोन पर है। देखो, सीधी बात है, अगर हम पुरानी चीजें देखेंगे ना तो हमें चीजें बिल्कुल सही लगेंगी, क्योंकि फैक्ट बात बता रहा हूँ, 4G और 5G आए थे। अगर मैं डाउनलोड स्पीड छोड़ दूं ना, तो नॉर्मल वीडियो प्लेबैक करना, वीडियो कॉल करना, नॉर्मल जो लोग रील स्क्रॉल भी करते हैं ना, वहां पे आप 4G 5G में विजिबल डिफरेंस बता ही नहीं सकते कि एग्जैक्टली में चल क्या रहा है, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ बड़ा चीज डाउनलोड ना करें। और ये चीज से लोगों को समझ में है कि ज्यादा हाई स्पीड की हमें जरूरत नहीं है। सेम विद मोबाइल फोन का प्रोसेसर, मोबाइल फोन के प्रोसेसर इतने एडवांस हो गए, सिर्फ अब बेंचमार्किंग नंबर्स में उन्हें फर्क पता चलता है। रेगुलर अगर आप यूज करोगे तो 2026 का एक फ्लैगशिप फोन और 2023 के फ्लैगशिप फोन में भी कोई ज्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं लगेगा। ये वाकई में रियलिटी है। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी जब इवॉल्व होती है तो उसके यूज केसेस बदलते हैं, और अब जो यूज केस है वो AI का यूज केस है। इस वजह से नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको ज्यादा बेटर प्रोसेसर, ज्यादा फास्ट रैम की भी जरूरत होगी। इसलिए LPDDR6 और UFS 5 स्टोरेज यहाँ पे बन रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन के AI इनेबल्ड फोन्स के लिए डाली जा सके। और जिन फोन्स की AI इंटीग्रेट नहीं की जा सकती, उन्हें हम कैसे सर्वर पे यहाँ पे चलाए जा सके, इसके लिए भी अल्ट्रा फास्ट और लो लेटेंसी का नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत है, जिसपे 6G वगैरह के ऊपर काम कर रहा है। हालांकि इसमें काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन ये बता सकता हूँ कि नोकिया ऑलरेडी 10 से 15 साल का विजन लेके काम कर रही है, ताकि 10 से 15 साल में जो भी टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन या दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हो, उसके लिए यहाँ पे वो हमेशा तैयार है। और यही एक चीज है ना नोकिया को सबसे अलग बनाती है, कि उसने हमेशा ये फोकस नहीं किया कि आज क्या चल रहा है, उसने ये देखा कि आने वाले समय में क्या चलेगा और उसके हिसाब से अपने आप को इवॉल्व कर लिया। यानी कि पहले अपने आप को चेंज कर लो। दुनिया की नजर में हो सकता
सकता है कि शायद नोकिया फेल हो रही थी आज से 10 साल पहले। अगर हम लोग बात करें आज के जमाने में नोकिया के बगैर सच बता रहा हूं कोई भी मोबाइल फोन कंपनी जिंदा नहीं रह सकती। यही एक डिफरेंस होता है, एक कोर कंपनी जो टेक कंपनी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आपका कोर R&D होता है, कोर टेक्नोलॉजी होती है, कोर इंजीनियरिंग होती है, और एक होता है सिर्फ और आप असेंबलिंग करना, यानी कि कौन सा पार्ट कहाँ बन रहा है, क्या चीजें बन रही, सारी चीजें लोग के आपस में चिपका के लोगों को प्रेजेंट करना सस्ते सस्ते रेट में। एक सीन ये भी रहता है और एक सीन कोर टेक्नोलॉजी रहता है। कोर टेक्नोलॉजी जो कंपनी जो चीज बनाती रहेगी ना वो लंबे समय तक टिकेगी और बहुत लंबा खेलेगी जिसकी कोई हद नहीं होगी। देखो सच बात बता रहा हूँ, जो चीज जितनी जल्दी ऊपर जाती है ना वो चीज उतनी जल्दी नीचे आती है, लेकिन जो चीज धीरे धीरे जब ऊपर जाती है ना वो लंबे समय तक ऊपर रहती है। आप समझ आ रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और यही नोकिया की कहानी है जो मेरे को खुद को बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है। मेरे को लगता है आपको भी लगेगी यहाँ पे। बाकी आप लोग का नोकिया के बारे में क्या ख्याल है नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।